सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिगार्डिंग की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सभी की सभी जो भी ट्रांजैक्शन होनी है, लाइकवाइज अगर यहाँ पर कोई रेजिडेंट पर्सन है, अगर यहाँ पर कोई रेजिडेंट पर्सन है एंड इसने अगर बाहर कोई रेमिटेंस करनी है, यानी कि इंडिया में पर्सन रह रहा है एंड इसने बाहर रेमिटेंस करनी है, या फिर बाहर से पैसा जो है इसके पास रिसीव होना है, यानी कि फॉरेक्स को या तो इसने यहाँ पर फर्दर रेमिट करना है या फॉरेक्स इसके द्वारा रिसीव की जानी है, दोनों ही केसेस में यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी ना, चाहे रिसीव की है चाहे फर्दर रेमिटेंस की है, वो ट्रांजैक्शंस जो है वो किसके थ्रू होगी, दैट वुड बी थ्रू द ऑथराइज्ड पर्सन। वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही हो सकती है एंड और किसी भी मैनर में नहीं होगी। ओके एंड ये जो ट्रांजैक्शंस रहती हैं इनको हम दो तरीके की ट्रांजैक्शंस में बांट सकते हैं। वन, इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक टाइप जो है दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एंड दूसरी जो टाइप है दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रहती है, क्या रहती हैं, उनके बारे में अभी हम देख लेते हैं। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस है दीज आर डिफाइंड इन फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में डिफाइंड है। तो सेक्शन 2E जो है यहाँ पर फेमा का, वो डिफाइन करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को। तो जो फेमा का सेक्शन 2E है वो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन करता है। व्हाट इट सेज कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि एसेट को या फिर लायबिलिटीज को इंक्लूडिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो एसेट्स को या लायबिलिटीज को जिसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी भी शामिल है। कंटिंजेंट का मतलब है अभी लायबिलिटी नहीं बनी है लेकिन आगे जाकर वो लायबिलिटी जो है वो बन सकती है। इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें ये सभी चीजें रहती हैं, यानी कि एसेट है या फिर लायबिलिटी ट्रांजैक्शन है। एंड फर्दर क्या है कि आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि यहां पर रेजिडेंट इंडियन है, यहां पर रेजिडेंट इंडियन है, इसके द्वारा अगर कोई ट्रांजैक्शन की गई जो इसके बाहर के जो एसेट लायबिलिटीज हैं उनको चेंज कर दे, या फिर बाहर रहने वाला कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, कोई नॉन यहां पर रेजिडेंट पर्सन है आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी पर्सन है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उस पर्सन के एसेट लायबिलिटी इंडिया में चेंज हो। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक है कि जो पर्सन इंडिया में रह रहा है उसकी जो एसेट लायबिलिटी है बाहर वो चेंज हो रहा है, या फिर जो पर्सन बाहर रह रहा है उसकी जो एसेट लायबिलिटी है वो इंडिया में चेंज हो रहा है। तो ऐसी कोई भी अगर ट्रांजैक्शन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं। लाइकवाइज मान लीजिए इस रेजिडेंट इंडियन ने क्या किया, बाहर प्रॉपर्टी परचेज कर ली। इस रेजिडेंट इंडियन ने बाहर मान लीजिए किसी कंट्री में प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब इसके कारण इस रेजिडेंट इंडियन की जो यहां पर एसेट थी, लायबिलिटी थी, वो क्या होगी, चेंज होगी ना। इसके केस में एसेट नया बन गया तो एसेट लायबिलिटी की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, दिस इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दिस इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसी तरह से अगर यहां पर ये रेजिडेंट इंडियन जो है वो बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू लोन ले लेता है, ईसीबी के थ्रू उसने बाहर से लोन ले लिया, तो वो बेसिकली क्या हुआ, इसकी लायबिलिटी बाहर कंट्री में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। तो बेसिकली ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो बाहर रहता है, अब उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी अपनी बना ली, इंडिया में उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो ये क्या कौन सी ट्रांजैक्शन है, अब इस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में एसेट लायबिलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में एसेट लायबिलिटी यहां पर चेंज हो गई है, तो ये भी ट्रांजैक्शन कौन सी है, दिस इज आल्सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं जिनको यहां पर जो हमारी एलआरएस स्कीम है, यानी कि जो हमारे पास लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसमें कवर अप किया गया है, उसमें अलाउ किया गया है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, लाइकवाइज मान लीजिए फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना है, बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना है बाहर अब्रॉड में, उसके लिए अगर रेमिटेंस करनी है वो अलाउड है। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है बाहर तो वो भी अलाउड है, वो भी अलाउड होगी। फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है अब्रॉड, बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी अलाउड है। इसी तरह से मान लीजिए जॉइंट वेंचर सेटअप करना है, बाहर किसी और कंपनी के साथ मिलकर पैसा जो है वो लगाना है, वो भी इसमें अलाउड रहेगा। इसी तरह से अगर कोई लोन दिया जाता है एनआरआई को फॉरेन करेंसी में, इसी तरह से कोई लोन जो दिया जाता है एनआरआई को फॉरेन करेंसी में, अगर वो एनआरआई पर्सन जो है रेमिटेंस करना चाहता है उस लोन की, तो वो भी क्या है, वो भी अलाउड है। वो भी बेसिकली क्या हुई, आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही हुई ना, क्योंकि यहां पर अगर एनआरआई की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इंडिया में, तो उसके केस में वो भी क्या है, वो भी तो एक आपके पास क्या है, यहां पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो वो भी यहां पर अलाउड है। ओके, सो दीज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर अलाउड अंडर द एलआरएस
एंड आप यहां पर मीनिंग समझ गए हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी कि रेजिडेंट पर्सन की बाहर किसी और कंट्री में एसेट लायबिलिटी की पोजीशन चेंज हो जाए किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, या किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की इंडिया में जो एसेट लायबिलिटीज है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम कैटेगराइज करते हैं एज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को छोड़ते हुए और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इन सभी ट्रांजैक्शंस को छोड़ते हुए जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम कौन सी ट्रांजैक्शंस कहते हैं? वी कॉल देम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, हम उन्हें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। लाइकवाइज जनरली क्या रहता है, ये आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहती हैं। हो सकता है कि आपने बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया हो सकता है आपने बाहर कोई सामान जो है वो बेचा हो, उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस हुई आपकी वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? दोज आर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एंड सिंपली अगर कहें तो यहां पर जो भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है, ये भी हो सकता है कि फॉरेन ट्रेड या आपने उसकी वजह से, या फिर करंट बिजनेस की सर्विसेज है उसकी वजह से, या फिर शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज ली है, क्रेडिट फैसिलिटीज ली है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे आपने सप्लायर क्रेडिट लिया तो वो भी क्या आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो वो सब चीजें किसमें शामिल होती हैं? आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शामिल होती हैं। लाइकवाइज पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेसेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट सर्विसेज। और जब आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बाहर, तो वो आपकी क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी आपके यहां पर इंटरेस्ट आपने बाहर से लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? दैट इज व्हाट, दैट इज योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसी तरह से अगर आपकी नेट इनकम जो आ रही है इन्वेस्टमेंट से, अब इन्वेस्टमेंट की है वो मेरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके ऊपर जो मेरी नेट इनकम आ रही है, इसके ऊपर जो मेरी नेट इनकम आ रही है वो मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? दैट विल बी माई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो मेरी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या है? रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड, तो वो भी किस में शामिल होंगी? वो भी आपकी करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी कैटेगरी में ही शामिल होगी। अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द फॉरेक्स फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स के लिए क्या है? फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। रेजिडेंट्स के लिए क्या है? फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एज पर द फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको परमिट किया गया है कि वो ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू एंड जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स हैं उनके थ्रू वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए ना एक लिमिट सेट की गई है। लाइकवाइज डिफरेंट यहां पर कैटेगरीज हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे एक है आपके पास प्रोहिबिटेड कैटेगरी, एक इसमें रहती है हमारे पास प्रोहिबिटेड कैटेगरी, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो यहां पर अलाउड नहीं है, जो यहां पर ऑथराइज्ड डीलर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आप नेपाल भूटान के साथ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने रेमिटेंसेस करनी है रिगार्डिंग आपने कोई लॉटरी अमाउंट जीता है आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, या फिर आपको कमीशन मिला एक्सपोर्ट के ऊपर आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो यहां पर अलाउड नहीं है। दीज आर कवर्ड अंडर द प्रोहिबिटेड कैटेगरी। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज अ शेड्यूल 2 कैटेगरी, दैट इज अ शेड्यूल 2 कैटेगरी। अब जो शेड्यूल 2 कैटेगरी है दैट सेज कि ऐसी ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको गवर्नमेंट का क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए, शेड्यूल 2 कैटेगरी के लिए अगर आपने कोई यहां पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है? शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन है। जैसे शेड्यूल 2 है उसी तरह से एक और टाइप है, और कैटेगरी हमारे पास दैट इज अ शेड्यूल 3 कैटेगरी। अब शेड्यूल 3 कैटेगरी के केस में क्या रहता है? शेड्यूल 3 कैटेगरी के केस में आपको एक लिमिट तक ऑथराइज्ड डीलर जो है वो ट्रांजैक्शंस को क्या करेगा? अलाउ करेगा। एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको जो ऑथराइज्ड डीलर है वो ट्रांजैक्शंस को अलाउ करेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आपने कोई लिमिट में पेमेंट करनी है बाहर, ठीक है, आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है बाहर, तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि अप टू अ लिमिट आप क्या कर पाएंगे? यहां पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे विद द ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, जो भी आपका ऑथराइज्ड पर्सन है उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद की अगर लिमिट को आप एक्सीड कर जाते हैं तो आपको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फोर्थ कैटेगरी है जिनमें जो इसमें तीनों कैटेगरी में शामिल नहीं होती ट्रांजैक्शंस, वो सभी फोर्थ कैटेगरी में आ जाती है, दैट इज अदर्स। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बनती हैं उनमें जो लिमिट दी गई है ना दैट इज 2,50,000 USD पर फाइनेंशियल ईयर। 2,50,000 USD की बात कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन की लिमिट है जो यहां पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत बताई गई। तो उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे अभी यहां पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फॉरेक्स फैसिलिटी जो यहां पर दी गई है
तो वहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस हमने करनी है, इंडिविजुअल्स ने, जो रेजिडेंट इंडियंस ने ट्रांजैक्शंस करनी है, वो किन के थ्रू कर पाएंगे? वो ऑथराइज डीलर्स के थ्रू कर पाएंगे या फिर फुल फ्लैश मनी चेंजर्स जो हैं उनके थ्रू कर पाएंगे, एंड जो भी परमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको कर पाएंगे। एडीज कैन एक्सेप्ट एंड कैन एक्सेप्ट पेमेंट in cash up to ₹50,000 अगेंस्ट सेल ऑफ ऑथराइज डीलर एक्सचेंज। यानी कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज उनके पास आती है तो उसकी सेल के लिए अगर उन्होंने बेचनी है, यानी कि फॉरेन करेंसी यहां पर किसी रेजिडेंट पर्सन ने परचेज करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक के इक्विवेलेंट अमाउंट की ही यहां पर फॉरेक्स जो है वो कैश में बेची जा सकती है या कैश में रिसीव की जा सकती है। इसके अलावा जो भी आपको होगा, आपको अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा। फर्दर रिलीज ऑफ फॉरेक्स बियॉन्ड द लिमिट्स मेंशन्ड बिलो रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल। तो एलआरएस के तहत आपको लिमिट्स बताई गई हैं। आपको अगर फॉरेन करेंसी मिल सकती है तो किसी एक लिमिट तक की मिल सकती है। अगर उससे ज्यादा लिमिट की आपको फॉरेन करेंसी अवेल करनी है तो उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं उसका करता धरता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी प्राइवेट विजिट करते हैं, अब बाहर कोई भी प्राइवेट विजिट करते हैं, तो मैं यहां पर कैटेगरीज लिख दे रहा हूं, तो यहां पर सम शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा सभी चीजें यहां पर। जैसे मान लीजिए आप कोई भी गिफ्ट देते हैं, कोई भी आप गिफ्ट बाहर अपने रिलेटिव्स को देते हैं उसके लिए, या फिर मान लीजिए आप कोई डोनेशन देते हैं बाहर, या फिर मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बाहर, या फिर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर आपने क्या करनी है? प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर आप बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने क्या करना है? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देने हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देने हैं। इसको अपने फैमिली मेंबर्स को देने होंगे, ठीक है, या रिलेटिव्स को देने होंगे। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सभी चीजों के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज है मैं दोबारा से बता रहा हूं, इन सभी को नोट कर लीजिए। गिफ्ट के केस में, डोनेशन के केस में, इन्वेस्टमेंट के केस में, प्रॉपर्टी परचेज के केस में, अगर बिजनेस ट्रिप लगा रहे हैं उसके केस में, एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के केस में। इन सभी के केस में जो लिमिट तय की गई है दैट इज $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट तय की गई है। यानी कि इस लिमिट तक आपको अलाउ किया गया है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कि आप बाहर जो पैसा है बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के भेज सकते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक फॉर्म रहता है, एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, A2 फॉर्म, तो उसके ऊपर आप भर के आप जो फॉरेन करेंसी है उसे अवेल कर सकते हैं। आप बाहर रेमिटेंस करना चाहते हैं, आप रेमिटेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अलाउड। ओके, तो ये चीज होगी। अब फर्दर यहाँ पर फटाफट से कैटेगरी जो है उनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से यहां पर बढ़ते हैं आगे रिगार्डिंग द प्राइवेट विजिट्स। सो अगर आप कोई भी प्राइवेट विजिट करते हैं एक्सेप्ट द नेपाल एंड भूटान, अगर आप बाहर विजिट करते हैं किसी और कंट्री में, तो यहां पर रेजिडेंट इंडिविजुअल को अलाउ किया गया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है अप टू एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ $250,000, यानी कि $250,000 तक का एग्रीगेट अमाउंट जो है वो लिया जा सकता है अगर कोई पर्सन यहां पर बाहर विजिट करता है। एंड ये जो अमाउंट है दैट इज फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ठीक है। देन इट इज गिफ्ट और डोनेशन, जैसे हमने ऑलरेडी कवर किया। अगर आपने बाहर किसी को गिफ्ट देना है, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है या फिर कोई जो एंटिटी है लाइक वाइज ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, अगर इन्होंने भी बाहर कोई गिफ्ट देना है तो $250,000 तक का जो अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर एज अ गिफ्ट रिमिट किया जा सकता है किसी और पर्सन को बाहर, या एक डोनेशन की फॉर्म में किसी और ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर बाहर रिमिट किया जा सकता है, ठीक है। देन इट इज रिगार्डिंग गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जा रहे हैं तो भी आप यहां पर 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इतना पैसा बाहर लेकर जा सकते हैं। 2,50,000 तक का जो पैसा है वो यहां पर बाहर लेकर जा सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग इज द कैश लिमिट ₹50,000 देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ $2,50,000 $5,000 दैट इज अनदर थिंग, वो अलग चीज है, उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे कि $5,000 की क्या लिमिट है। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आपने फॉरेन करेंसी लेनी है, मान लीजिए आपने बाहर जाना है, एंड फॉरेन करेंसी आप परचेज करना चाहते हैं, तो कैश में आप जो फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हैं उसकी मैंने आपको लिमिट बताई कितनी है, 50,000 की है। यानी कि आप अगर इंडियन रुपीज कैश में 50,000 देंगे मैक्सिमम आप दे सकते हैं, जिसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी लिमिट आपको मैंने बताई है। देन इट इज रिगार्डिंग गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बाहर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हैं तो भी आप 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बाहर लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एमिग्रेशन कर रहे हैं बाहर, यानी कि आप अपनी होम कंट्री को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके केस में भी यहां पर आप 2,50,000 जो है आप इमिग्रेटेड कंट्री में लेकर जा सकते हैं। आफ्टर दैट मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, तो इसकी भी लिमिट हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी, ये भी वही है।
बिजनेस ट्रिप्स के केस में देख लीजिए, अगर आप बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते हैं, प्राइवेट ट्रिप के लिए बाहर जाते हैं, तो उसकी लिमिट भी जो है वो 2,50,000 इन फाइनेंशियल ईयर ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द विजिट्स अंडरटेकन ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि आप कितने भी बाहर विजिट कर लें, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 2,50,000 यूएसडी ही बाहर लेकर जा पाएंगे। ओके, देन मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अगर आप बाहर ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, मेडिकल बेसिस पर जा रहे हैं, तो उसके केस में 2,50,000 तक का अमाउंट लेकर जा पाएंगे। एंड यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देनी होती है फॉर्म A2 के ऊपर। इसी तरह से स्टूडेंट अगर किसी ने बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर मेंटेनेंस पर्पजेज के लिए या फिर किसी और पर्पजेज के लिए, या फिर ट्यूशन फी जो भी एकेडमिक फीस है उन पर्पजेज के लिए, वो यहाँ पर 2,50,000 यूएसडी तक का जो अमाउंट है वो बाहर लेकर जा सकता है। इसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज जो है 2,50,000 यूएसडी तक का यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है। एंड इसके लिए भी सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। एंड स्मॉल वैल्यू रेमिटेंसेस, अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, रेमिटेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2,50,000 यूएसडी तक का जो अमाउंट है वो अलाउड है। ठीक है, देन इट इज रिगार्डिंग द रूपी गिफ्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया रूपी गिफ्ट यहाँ पर ऑलरेडी अलाउड है, तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से समझ लीजिए, जिस जो है किस चीज के रिगार्डिंग, कि कुछ एक कैटेगरीज ऐसी हैं, लाइकवाइज एमिग्रेशन का केस हो गया, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा है, अगर बाहर पढ़ाई के रिलेटेड कोई खर्चा है, तो वहां पर हो सकता है ना कि जो अमाउंट है आपका 2,50,000 यूएसडी से भी ज्यादा एक्सीड कर जाए। बाकी तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो यहां पर मैंडेटरी है ना, यानी कि इसके बिना तो सरेगा ही नहीं। अगर यहां पर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हमारा जो खर्चा है वो $3,00,000 है, तो उसके केस में क्या होगा कि आप नहीं लेके जा पाएंगे। वैसे बिल्कुल अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन केस, किसके केस में, एमिग्रेशन के केस में, एमिग्रेशन के केस में अगर कोई एक्सपेंसेस है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, स्टडीज अब्रॉड को लेकर, तो उसके केस में इंडिविजुअल्स को यहां पर परमिट किया जाता है कि वो एक एक्सेस अमाउंट भी लेकर जा सकते हैं। यानी कि एलआरएस के तहत जो अमाउंट यहां पर लिमिट आपको बताई गई है, उस स्कीम से ज्यादा भी यहां पर जो पैसा है वो बाहर लेकर जाया जा सकता है बकायदा। लेकिन आपको यहां पर जो भी यहां पर रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट आपको बताई है इस चीज के रिगार्डिंग, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बताना पड़ेगा ना, जो लेटर आपके पास आया है कि कौन सी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है, वो आपको बतानी पड़ेगी। उसके बेस पर आपको अलाउ किया जा सकता है। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फर्दर आपने जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी आपने अगर परचेज करनी है, तो आपको 180 दिन के अंदर अंदर उसे क्या कर लेना है, यूटिलाइज कर लेना है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, 180 डेज के अंदर अंदर आपको यूटिलाइज करना है। अगर आप उसे 180 डेज के अंदर अंदर यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उसके केस में क्या होगा, तो उसके केस में आपको उसे सरेंडर करना होगा। उसके केस में आपको क्या करना होगा, उसके केस में आपको उसे सरेंडर करना होगा 180 डेज के अंदर अंदर। आप अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड फर्दर करेंसी नोट्स और कॉइन्स अप टू USD 3,000। तो रेजिडेंट इंडियंस जो हैं जब भी वो बाहर जाते हैं, तो उसके लिए वो कितने करेंसी नोट्स एज बाहर लेकर जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3,000 USD तक के जो करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स जो हैं, वो बाहर लेकर जा सकते हैं। जो रिमेनिंग बैलेंस है वो किस फॉर्म में जाएगा, वो यहां पर जाएगा, या तो आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना पड़ेगा, या फिर आप ट्रैवलर चेक की फॉर्म में बाहर पैसा लेकर जा सकते हैं। लेकिन करेंसी नोट्स की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में आप कितना लेकर जा पाएंगे करेंसी, USD 3,000 और इक्विवेलेंट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेकर नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेकर जा सकते हैं, लेकिन किस अमाउंट के इक्विवेलेंट, USD 3,000 के इक्विवेलेंट, ठीक है। फिजिकल कैश की हम बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल करेंसी अगर आपने बाहर लेकर जानी है, तो आप 3,000 USD तक का जो आपका अमाउंट बनता है फिजिकली, आप बाहर लेकर जा सकते हैं। दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू USD 3,000। अगर उससे ज्यादा का अमाउंट आप लेकर जाना चाहते हैं, वो लेकर जा सकते हैं, लेकिन ट्रैवलर चेक की फॉर्म में या फिर बैंक डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में। लेकिन यहां पर कुछ एक एक्सेप्शंस है रिगार्डिंग द कंट्रीज, इराक, लीबिया, नेपाल, भूटान, ईरान एंड द रशियन फेडरेशन। ओके, इंडियन रेजिडेंट्स गोइंग अब्रॉड कैन ऑब्टेन फॉरेक्स फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर्स 180 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ देयर डिपार्चर। यानी कि जब उन्होंने डिपार्चर करना है, यहां से निकलना है, बाहर जाना है, तो उसके केस में 180 दिन पहले तक वो यहां पर ऑथराइज्ड डीलर से ये करेंसी जो है उसे ले सकते हैं। फर्दर 180 दिन के बाद उन्हें क्या करना है, अगर उन्होंने कंज्यूम नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो उसके केस में उनको क्या करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द डोमेस्टिक करेंसी। अब ये भी तो हो सकता है ना कि पर्सन जो है वो बाहर डोमेस्टिक करेंसी ले जाए, तो यहां पर जो रेजिडेंट इंडियन है उसको अलाउ किया गया है कि अगर तो पर्सन ने नेपाल या भूटान जाना, अगर तो पर्सन ने नेपाल या भूटान जाना है, तो 100 रुपीज की डिनोमिनेशन या उससे कम की डिनोमिनेशन में कितना भी अमाउंट वो बाहर लेकर जा सकता है, बिना किसी लिमिट के, कोई भी लिमिट नहीं है।
दोबारा से बोल देता हूं, अगर डोमेस्टिक करेंसी आप बाहर लेके जाते हैं यानी कि इंडियन रुपी करेंसी को बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो नेपाल एंड भूटान के केस में ₹100 या इससे कम की जो डिनोमिनेशन की करेंसी है वो बिना किसी लिमिट के आप बाहर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा डिनोमिनेशन वाली बड़ी डिनोमिनेशन वाली करेंसी को लेकर जाना चाहते हैं 500 2000 तो उसके केस में जो लिमिट है दैट इज अप टू ₹25,000 यानी कि जो बड़ी डिनोमिनेशन जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 तक की जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 तक ही जाएगी। ठीक है, फर्दर ऑल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन टेक आउट इंडियन डिनोमिनेशन। तो एक ये भी चीज है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सिटीजन हैं उनको छोड़ते हुए बाकी जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं या फिर जो रेजिडेंट है वो इंडियन डिनोमिनेशन को बाहर लेकर जा सकते हैं। एंड उसकी लिमिट क्या है, उसकी ओवरऑल लिमिट क्या है, 25,000 रुपीज तक की है। कौन सी लिमिट है, 25,000 तक की लिमिट है। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द भूटान नेपाल तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है अगर आप 100 या उससे कम की डिनोमिनेशन लेकर जाते हैं। लेकिन अदरवाइज जो लिमिट है दैट इज 25,000। ठीक है, 25,000 तक की जो इंडियन करेंसी है वो बाहर लेकर जा सकते हैं कोई भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, देन इट इज रिगार्डिंग द अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज। अब ये भी तो केस हो सकता है, अब पर्सन ए जो था वो बाहर से आया, अब उसने बाहर यूएसए में विजिट किया था, वो यूएसडी लेकर गया था, मान लीजिए 3,000 यूएसडी लेकर गया था लेकिन उसके 2,000 यूएसडी जो थे उसने यूटिलाइज नहीं किए, वो अब वापस ले आया। अब जब ये 2,000 यूएसडी बाहर से लेकर आया है कंट्री में तो इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, ये फॉरेन करेंसी नोट्स को या फिर जो ट्रैवलर चेक है इसको रिटेन कर सकता है। इसको क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। मे बी ये भी हो सकता है ना इसने और कहीं विजिट करना हो तो इसके केस में इसको ये अलाउ किया गया है कि 2,000 यूएसडी तक की जो करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है, ट्रैवलर चेक है, इनको ये रिटेन कर सकता है। ये ऑप्शनल है लेकिन इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी बैलेंस होगा अबव यूएसडी 2,000, मान लीजिए बाहर से 20,000 यूएसडी लेकर आया, मान लीजिए 20,000 यूएसडी लेकर आया, करेंसी के फॉर्म में इसके पास थे 2,000 यूएसडी, करेंसी के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में 2,000 यूएसडी थे, बाकी जो इसके पास थे वो था ट्रैवलर चेक की फॉर्म में। तो इसके पास जो भी ओवर एंड अबव 2,000 यूएसडी अमाउंट है वो इसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा 180 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर इसको जो बाकी का अमाउंट है 2,000 यूएसडी के ऊपर का जो अमाउंट है वो इसे सरेंडर करना पड़ेगा, चाहे वो करेंसी नोट में एक्सेस अमाउंट है चाहे वो ट्रैवलर चेक के केस में एक्सेस अमाउंट है। अब ये बात है कि ये 2,000 यूएसडी ले आया, ये जमा कहां पे करेगा। अब इसके लिए ना अकाउंट टाइप होती है, कौन सी अकाउंट टाइप होती है, अगर तो नॉन रेजिडेंट है इंडियन रेजिडेंट में कन्वर्ट हुआ है तो ये आरएफसी जो इसका अकाउंट है उसमें डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, या फिर आरएफसी यहाँ पर डोमेस्टिक अकाउंट होता है जो रेजिडेंट्स ओपन कर सकते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि आरएफसी या आरएफसीडी में क्या डिफरेंस रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो आरएफसीडी अकाउंट है यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी जो डोमेस्टिक अकाउंट है उसमें ये जो पैसा है जो बाहर से ये लेकर आया उसको ये जमा करवा सकता है यहाँ पर, एंड अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर बाद में खर्च करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इस्तेमाल कर पाएगा। ये जो आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट होता है ये करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। Then it is regarding the currency declaration form, that is very important। तो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की केस में होता क्या है, जब भी कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आता है ना तो अगर वो 5,000 यूएसडी से ज्यादा का अमाउंट लेकर आया, मान लीजिए करेंसी जो है वो 5,000 यूएसडी से ज्यादा की बाहर से लेकर आया तो उसके केस में क्या रहेगा, उसको सीडीएफ फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर तो वो यहाँ पर ट्रैवलर चेक जो है वो बाहर से लेकर आया 10,000 यूएसडी से ज्यादा, अगर अमाउंट जो है ट्रैवलर चेक की फॉर्म में एक्सीड करता है 10,000 यूएसडी की ज्यादा, ठीक है, तो उसके केस में उसको भरना पड़ेगा सीडीएफ फॉर्म। एंड अगर सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोट जो है 5,000 यूएसडी उसके इक्विवेलेंट अमाउंट से ज्यादा है तो उसके केस में उसको क्या करना पड़ेगा, सीडीएफ फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, सीडीएफ फॉर्म यानी कि करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसे भरना पड़ेगा। So a person can bring any amount of forex from the abroad, which may be in the form of currency notes or traveler check. If the amount exceeds USD 10,000 or its equivalent in traveler check or currency, ठीक है, and or of value of the foreign currency notes exceeds USD 5,000। यानी कि अगर ट्रैवलर चेक के केस में एंड करेंसी का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि मान लीजिए करेंसी नोट्स जो थे वो थे 2,000 यूएसडी के एंड ट्रैवलर चेक जो था वो था 8,000 यूएसडी का, तो उसके केस में, या फिर अगर अकेले फॉरेन करेंसी ही उसकी 5,000 यूएसडी से ज्यादा हो जाती है, अकेले 5,000 यूएसडी से ज्यादा हो जाती है उसकी फॉरेन करेंसी ही, तो उसके केस में उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। किसकी फॉर्म में, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म की केस में, यानी कि सीडीएफ की फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है जब भी वो यहाँ पर कस्टम अथॉरिटी के पास यहाँ पर अराइव करते हैं एट द एयरपोर्ट, यानी कि जब भी उनका अराइवल होता है उसके केस में उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ओके, अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म A2। एप्लीकेशन फॉर्म A2 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेमिटेंसेज अप टू USD 25,000, यानी कि अगर 25,000 तक की आपने USD
की रेमिटेंस बाहर करनी है, इसके इक्विवेलेंट अमाउंट की रेमिटेंस बाहर करनी है, तो उसके केस में आपको फॉर्म A2 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अगर आप एक हैंड रिटन एप्लीकेशन में देते हैं ना, वो भी अलाउड रहेगी। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है ऑथराइज डीलर का, उस फॉर्मेट में भर देंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन अगर 25,000 USD से ज्यादा का कोई अमाउंट की रेमिटेंस आपने करनी है, तो उसके केस में आपको A2 फॉर्म को यहां पर भरना पड़ता है। फॉर्म A2 को आपको यहां पर भरना पड़ेगा एंड इसको 1 साल के लिए प्रिजर्व करना रहता है, यानी कि जो भी ऑथराइज पर्सन है उसे 1 साल के लिए इस फॉर्म को A2 को प्रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर्स। यानी कि अगर कोई भी इंस्पेक्शन होती है तो इंस्पेक्शन में उसका जायजा लिया जा सके, उसके रिगार्डिंग इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा कम से कम 1 साल के लिए। इज इट क्लियर? तो फर्दर इट इज रिगार्डिंग द RFC एंड RFC-D अकाउंट क्या होता है एंड EEFC अकाउंट क्या होता है। सो EEFC अकाउंट के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। EEFC अकाउंट के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको जल्दी से आप बता दीजिए EEFC अकाउंट होता क्या। इट इज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। इट इज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो यहां पर देख लेते हैं जल्दी से तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो आप जल्दी से आसानी से समझ पाएंगे। सो हु कैन ओपन एन अकाउंट। तो RFC अकाउंट जो है, पहली बात है कौन ओपन करता है। मान लीजिए कोई पर्सन जो कम से कम 1 साल के लिए NRI रहा है, मिनिमम फॉर 1 पीरियड, या फिर OCI जो है कम से कम 1 साल के लिए पर्सन जो है वो NRI रहा है। अब NRI रहने के बाद वो दोबारा से यहां पर रेजिडेंट हो गया, NRI बनने के बाद वो पर्सन दोबारा से इंडियन रेजिडेंट हो गया, तो उसके केस में जो भी उसका बाहर का पैसा है, मान लीजिए उसकी पेंशन आ रही है बाहर से या और कोई उसका अमाउंट है, तो उसके केस में वो पैसा जो है यहां पर किस अकाउंट में रखेगा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखेगा। यानी कि ये सिर्फ अकाउंट किन किन लोगों के लिए, जो ऑलरेडी क्या है नॉन रेजिडेंट थे, लेकिन अब पिछले 1 साल से वो 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए वो नॉन रेजिडेंट थे, लेकिन अब वो क्या हो गया, दोबारा से रेजिडेंट हो गए, तो वो लोग यहां पर RFC अकाउंट को ओपन करेंगे, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन करेंगे, ठीक है। RFC-D अकाउंट किन के लिए, जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, चाहे उनका कभी स्टेटस NRI रहा नहीं रहा, ठीक है, यानी कि वो सभी भी यहां पर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए अकाउंट जो टाइप होगा दैट वुड बी RFC-D अकाउंट, ठीक है। EEFC अकाउंट क्या है, दैट इज अ एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। यानी कि जितने भी यहां पर मान लीजिए इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली आप कह लीजिए एक्सपोर्टर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यहां पर क्या कर सकते हैं, EEFC अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जिनका पैसा बाहर से आना है, जिसने एक्सपोर्ट की है, उनका पैसा बाहर से प्रोसीड्स आई हैं, उनको फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रखना चाहता है, वो EEFC अकाउंट को ओपन करेगा। नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन RFC-D अकाउंट को, यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट को ओपन करेगा। जो RFC अकाउंट है दैट वुड बी ओपन बाय दोज NRI और OCIs जो कम से कम 1 साल के लिए NRI थे या फिर OCI थे एंड अब यहां पर इंडिया में फिर से रेजिडेंट हो गए, तो यहां पर वो क्या कर पाएंगे, RFC-D अकाउंट को ओपन करवा पाएंगे। अब सोर्सेज ऑफ फंड की बात करें तो RFC-D आपके RFC अकाउंट के केस में सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या रहेंगे, बाय फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस। अब ये पर्सन बाहर से आए तो बाहर से पैसा लेकर आएगा, हो सकता है इसकी पेंशन आ रही हो बाहर से, वो पैसा इसने रिमिट करना हो सकता है कि इसने बाहर प्रॉपर्टी बेची हो उसकी प्रोसीड्स हो, बाहर इन्वेस्टमेंट की हो उसकी प्रोसीड्स हो, ठीक है। तो यानी कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, अब ये वो पैसा अपने RFC अकाउंट में रख देगा। RFC-D केस में क्या है, मान लीजिए आपने बाहर विजिट की, नॉर्मल आप पर्सन है, जनरल एक पर्सन है, आपने बाहर विजिट की थी, आप 10,000 USD लेकर गए थे, अब आप बाहर से वापस आए हैं, आप 2,000 USD आप रखना चाहते हैं, तो कौन से अकाउंट में रखेंगे आप, RFC-D अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। EEFC अकाउंट कौन के लिए, जो स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, जो यहां पर जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, वो अपना पैसा जो भी उनका प्रोसीड्स हैं एक्सपोर्ट्स की, उनको रिटेन करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, ताकि उनके ऊपर जो भी बेसिकली एक्सचेंज रिस्क है वो ना यहां पर आए, तो उसके केस में वो अपना जो भी प्रोसीड आई है बाहर से उसे EEFC अकाउंट में रखेंगे। अब टाइप ऑफ अकाउंट की बात करें तो RFC अकाउंट जो है ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट की फॉर्म में भी होता है, प्लस टर्म डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में होता है। अगर आप यहां पर FD अकाउंट इसका ओपन करते हैं तो उसके केस में जो टाइम पीरियड रहेगा दैट वुड बी मिनिमम 7 डेज एंड ज्यादा से ज्यादा जो रहेगा वो 10 साल का टाइम पीरियड जो है वो हो सकता है। एंड जब हम RFC-D या फिर EEFC अकाउंट की बात करते हैं तो यहां पर जो अकाउंट की टाइप रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट की टाइप रहती है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट की टाइप रहती है। करेंसी की अगर बात करें तो यहां पर करेंसी जो रहती है दैट इज एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, तो वो बैंक की डिस्क्रिशन के ऊपर रहती है। कोई भी कन्वर्टेबल करेंसी हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी कन्वर्टेबल करेंसी हो सकती है। लोन एंड OD की बात करें तो यहां पर RFC अकाउंट के केस में जो भी आपका पैसा पड़ा उसके ऊपर आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। साथ के साथ RFC-D अकाउंट में एंड EEFC अकाउंट के केस में भी आपको कोई भी यहां पर लोन जो है वो नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखा था रिगार्डिंग कि आपको FCNR के केस में आप लोन ले सकते थे, यहां पर आप लोन नहीं ले पाएंगे, चाहे RFC अकाउंट है, चाहे RFC डोमेस्टिक अकाउंट है, चाहे आपका EEFC अकाउंट है,
ठीक है। इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर जो बैंक है वो डिसाइड करेगा क्या क्या इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन डोमेस्टिक डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर नहीं दिया जा सकता। जबकि जो RFC-D अकाउंट है, EFC अकाउंट है, ये करंट अकाउंट की फॉर्म है, तो यहां पर तो कोई भी इंटरेस्ट पे किया ही नहीं जाएगा। आई होप आपको तीनों अकाउंट्स में डिफरेंसेस जो है यहां पर वो क्लियर हो गए होंगे। साथ में आपको पता चल गया होगा कि यहां पर RFC-D अकाउंट कौन ओपन करवाता है, RFC आपके पास अकाउंट कौन ओपन करवाता है, एंड EFC अकाउंट कौन ओपन करवाता है। Now next it is very important topic, that is the FEDI rules, that is the FEDI rules, that is the Foreign Exchange Dealers Association of India ने जो यहाँ पर रूल्स गाइडलाइंस दिए उनके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो FEDI के रूल्स देख लेते हैं। सो FEDI बेसिकली है क्या, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, ताकि जो भी फंक्शंस थे तब की जो एक्सचेंज बैंक्स एसोसिएशन थी उसको टेक ओवर करने के लिए। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है FEDI का, टू रेगुलेट द डीलिंग्स ऑफ एंड बिटवीन द ऑथराइज्ड डीलर्स, यानी कि ऑथराइज्ड डीलर्स के बीच में जो कोई भी यहां पर डीलिंग्स हो रही हैं उनको रेगुलेट करना कौन करेगा, FEDI करेगा। कौन रेगुलेट करेगा, FEDI उनको रेगुलेट करेगा। तो जल्दी से यहां पर FEDI का रूल्स जो है उनको पढ़ लेते हैं। टोटल 8 रूल है। तो फर्स्ट रूल इट सेज आवर्स ऑफ बिजनेस फॉर कॉटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, यानी कि वर्किंग आवर्स क्या रहने वाले हैं उसके बारे में। द एक्सचेंज ट्रेडिंग आवर्स फॉर इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, यानी कि इंडियन करेंसी को अगर हमने कन्वर्ट करना है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में इन इंडियन बैंक फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, तो वो टाइमिंग क्या है यहाँ पर 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक का टाइम है। ठीक है, यानी कि जो ऑथराइज्ड डीलर की एक्सचेंज रेट मार्केट चलेगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी। एंड कोई भी कस्टमर ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके केस में ऑथराइज्ड डीलर कोई भी ट्रांजैक्शन 4:30 बजे बाद कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सभी वर्किंग डेज के ऊपर। फर्दर इट सेज कि सैटरडे जो है उसे वर्किंग डे नहीं माना जाएगा। सैटरडे जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की कोटेशन के लिए उसे वर्किंग डे नहीं माना जाएगा। एंड नॉन हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में आपको कम से कम, जिस डेट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको कम से कम 3 दिन पहले पता चल जाए। ठीक है, यानी कि अगर 1, 2, 3, 4 की बात करूं तो चारों दिन अगर वर्किंग है एंड फर्दर मुझे 4 तारीख को छुट्टी का 1 तारीख को पता चल जाता है तो उसे मैं क्या कहूंगा, नॉन हॉलीडे कहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एकदम से पता चलता है, यानी कि 3 दिन पहले से मुझे छुट्टी के बारे में नहीं पता था, हॉलीडे के बारे में नहीं पता था, तो उसे मैं सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहूंगा। तो उसे मैं क्या कहूंगा, सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहूंगा। ठीक है, यानी कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसके केस में जैसे खास करके हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो उसके केस में क्या रहता है कि ड्यू डेट का जब आपको पता होता है ना एंड उस दिन छुट्टी आ जाती है तो उसके केस में इनका इस्तेमाल होता है। तो इनके बारे में डेफिनेशन जानना यहां पर क्या है, जरूरी है। सेकेंड जो रूल है दैट इज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो जो भी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस की जाती हैं उनमें बेसिकली जो भी फॉरेन करेंसी बिल्स को आपने परचेज किया, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर एक्सपोर्टर है, अब एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया एंड फर्दर इसने यहां पर बिल को ड्रॉ किया गया होगा, जो यहां पर इंपोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बिल किसके पास आ गया, एक्सपोर्टर के पास आ गया। अब एक्सपोर्टर यहां पर क्या करेगा, एक्सपोर्टर इस बिल को लेकर जाएगा अपने ऑथराइज्ड डीलर के पास। अब ऑथराइज्ड डीलर यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक यहां पर इस बिल को या तो परचेज करेगा या डिस्काउंट करेगा या नेगोशिएट करेगा। ठीक है, तो कौन से, अगर ये ड्यू हो जाएगा बिल तो उसके केस में कौन से रेट के ऊपर करेगा एंड फर्दर इसमें जो चार्जेस होंगे वो किस तरह से लिए जाएंगे उसके बारे में ये पॉइंट। ठीक है, सो फॉरेन करेंसी बिल्स विल बी परचेज्ड, डिस्काउंटेड, नेगोशिएटेड एट द ऑथराइज्ड डीलर्स करंट बिल बाइंग रेट। तो जो भी यहां पर रेट एप्लीकेबल रहेगा, कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा, दैट विल बी द बिल बाइंग रेट। यहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा, बिल बाइंग रेट एप्लीकेबल रहेगा। ओके, किसके केस में, जिस केस में जो एक्सपोर्ट के आपके बिल्स हैं उनको नेगोशिएट किया गया है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है यहां पर, मेन पर्पस ये है कि हमने बाहर मार्केट में जो यूएसडीज हैं वो क्या करने हैं, बेचने हैं। अब यूएसडी बाहर मार्केट में एक पर्टिकुलर डेट के बाद बेचने हैं, ये तो है नहीं कि साथ के साथ बेच देंगे। अब मेरे को मान लीजिए 3 महीने की तारीख दी गई है, अगर मुझे यहां पर यूसेंस बिल मिला है, अगर यहां पर ऑथराइज्ड डीलर को क्या मिला है, यूसेंस बिल मिला है। यूसेंस के केस में पता है कि आपको साथ के साथ तो पेमेंट मिलती नहीं है, आपको मिलती है कुछ एक समय के बाद। तो यहां पर मैं मान लेता हूं मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट मिलनी है। तो यहां पर 3 महीने बाद जब मुझे पेमेंट मिलनी है
तो मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में करना है ना, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, आज की डेट में करना है। तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यूएसडी को, मान लीजिए यूएसडी में था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो यूएसडी को मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो बेचना पड़ेगा तो किस रेट पर बेच पाऊंगा, मैं यहां पर बाइंग रेट पर बेच पाऊंगा। तो कौन सा कोट यहां पर एप्लीकेबल होगा, बाइंग कोट एप्लीकेबल होगा। अब साथ के साथ में तो मैं बेचने वाला हूं, तो टीटी ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, दिस वुड बी द बिल्स बाइंग रेट दैट वुड बी द एप्लीकेबल। ओके, एंड इंटरेस्ट फॉर द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड और यूसेंस पीरियड शैल बी रिकवर्ड अपफ्रंट साइमल्टेनियसली। अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि जो बिल है वो यूसेंस बेसिस पर हो। अब यूसेंस बेसिस के केस में क्या रहता है, आपके पास ऑलरेडी टाइम पीरियड गिवन है। एंड फर्दर हो सकता है कि आपके पास क्या हो, साइट एलसी हो, आपके पास क्या हो, साइट एलसी हो। अब साइट एलसी के केस में क्या रहता है कि जो बिल रहता है वो एनटीपी तक रहता है। एनटीपी मतलब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड तक वो बिल वैलिड रहता है, उसके बाद बिल की प्रोसीड्स आनी होती हैं। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के बाद बिल की प्रोसीड्स आनी होती हैं। तो उसके केस में एनटीपी पीरियड तक के लिए आप क्या करते हैं, बिल्स को बेसिकली नेगोशिएट करते हैं, यानी कि बिल्स बाइंग रेट तब भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इस केस में जो भी टाइम पीरियड रहेगा, चाहे यूसेंस रहेगा चाहे एनटीपी रहेगा, दोनों के केस में आपको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। दोनों के केस में आपको इंटरेस्ट तो मिलना है। तो वो इंटरेस्ट जो भी आपने चार्ज करना है ना, वो आप अपफ्रंट चार्ज करेंगे। वो आप क्या करेंगे, अपफ्रंट चार्ज करेंगे, यानी कि पहले ही कट कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए 1000 यूएसडी का बिल था, तो 1000 यूएसडी बिल के हिसाब से अगर मान लीजिए 75,000 रुपीज बने, तो 75,000 रुपीज में से अगर 5,000 पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो 5,000 पे बैंक पहले ही डिडक्ट कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ 70,000 जो है वो यहां पर एक्सपोर्टर को यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद यहां पर रूल 2 में ही फर्दर है रिगार्डिंग द क्रिस्टलाइजेशन, रिगार्डिंग द क्रिस्टलाइजेशन। सो एडीज शुड फॉर्मुलेट ओन पॉलिसी फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इनटू रूपी लायबिलिटी एट टीटी सेलिंग रेट। अगर यहां पर ड्यू डेट के ऊपर भी जो आपके बिल थे, ड्यू डेट के ऊपर भी यहां पर जो आपके बिल थे वो क्या हो गया, अब यहां पर जो ड्यू डेट के आपके ऊपर बिल थे वो यहां पर ओवरड्यू हो गया, पे नहीं किया गया। यानी कि इंपोर्टर से पैसे आने थे, इंपोर्टर ने यहां पर पैसे दिए ही नहीं अभी। ठीक है, यानी कि ड्यू डेट निकल गई फिर भी यहां पर पे नहीं किया गया। तो उसके केस में मुझे क्या करना है, मेरी फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी है। अब मेरी फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी क्यों है, अब देखिए ना, मैंने तो बिल को ऑलरेडी बिल बाइंग रेट के ऊपर, मैंने बिल बाइंग रेट के ऊपर ऑलरेडी यूएसडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेच दिए हुए हैं, यूएसडी ऑलरेडी मैंने सेल कर दिए हुए हैं। यानी कि एक फॉरवर्ड डेट के ऊपर मुझे क्या करना है, यूएसडी को बेचना है। आप इस चीज को समझ गए ना। यानी कि पहली कंडीशन क्या थी, पहली चीज ये थी कि जब मैंने यहां पर एक्सपोर्टर को पैसे दिए थे, जब मैंने एक्सपोर्टर के अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो उसके टाइम पर मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था बिल्स बाइंग रेट के ऊपर, बिल्स बाइंग रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था। मान लीजिए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 महीने बाद मैं बेसिकली क्या करूंगा, 3 महीने बाद मैं यहां पर अपने पास यहां से यूएसडी को बेच दूंगा। वो रेट मैंने पहले ही तय कर लिया था जिस रेट के ऊपर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब लेकिन ड्यू डेट आ गई है, ड्यू डेट के ऊपर भी इसको पे नहीं किया गया, तो उसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो यूएसडी को बेचने की लायबिलिटी है उसे तो तय करना पड़ेगा ना, उसे तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 1000 यूएसडी थे तो 1000 यूएसडी मुझे खरीदने पड़ेंगे। अब 1000 यूएसडी जो मैं परचेज करूंगा, ये कौन से रेट के ऊपर परचेज करूंगा, मैं इन्हें टीटी सेलिंग रेट के ऊपर परचेज करूंगा, क्योंकि मुझे ये यूएसडी साथ की साथ चाहिए, ये मुझे साथ के साथ चाहिए। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल रहेगा यहां पर ड्यू डेट के समय पर, टीटी सेलिंग रेट। सेलिंग रेट क्यों, क्योंकि जिस रेट पर मार्केट बेचेगी उसी रेट के ऊपर मैं क्या करूंगा, यूएसडी को यहां पर परचेज करूंगा। तो टीटी सेलिंग रेट यहां पर क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं यहां पर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के केस में, आपके जो एक्सपोर्ट बिल्स जिनको आपने नेगोशिएट किया था। इज इट क्लियर। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर क्लियर होनी चाहिए आपको, तो क्योंकि कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो याद रहेंगी, अगर क्रैमिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। देन इट इज रिगार्डिंग द एनटीपी, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। देखिए नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड की डेफिनेशन अभी तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि जब से आपने यहां पर नेगोशिएशन की है, जब से आपने बिल्स की क्या की है, नेगोशिएशन की है, तब से लेकर जब तक कंसर्न्ड बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता, नेगोशिएशन से लेकर, नेगोशिएशन किस चीज की गई, बिल्स की नेगोशिएशन की गई, तब से लेकर जो कंसर्न्ड बैंक है उसके यहां पर नोस्त्रो अकाउंट में जब तक यहां पर क्रेडिट नहीं आ जाता, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। तो फेडाई जो है वो यहां पर क्या है, एक कह लीजिए प्राइम अथॉरिटी है जो यहां पर बताता है कि एनटीपी कौन सी ट्रांजैक्शन में कितना होगा, एनटीपी कौन सी ट्रांजैक्शन में कितना होगा उसके बारे में बताता है। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के बारे में कहा गया इन केस ऑफ यूसेंस एक्सपोर्ट बिल्स वेयर ड्यू डेट इज फिक्स्ड। अब देखिए
दो तरह के यूसेंस जो है वो दो तरह का है। किस तरह का है? एक तो हो गया आपके पास जहां पर आपके पास ड्यू डेट फिक्स्ड है। ड्यू डेट फिक्स का मतलब है कि मैंने पहले ही कह दिया कि 30 दिसंबर को ट्रांजैक्शन होगी, 30 दिसंबर 2020 को ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि ये तो मैंने आज की डेट में बिल कट करके दे दिया, तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन तो क्या है? ये यूसेंस ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन तो यूसेंस टाइप की है, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता, कोई भी यहां पर कुछ भी चीज ऐड नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है ऑलरेडी उसमें डेट फिक्स्ड है। जब भी डेट फिक्स्ड है तो एनटीपी भी साथ में इसके साथ ही बेसिकली क्या है? इंक्लूड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोई फिक्स्ड डेट नहीं दी, मान लीजिए मैंने यूसेंस कहा, क्या है? यूसेंस है 3 महीने का, मैंने कहा कि पेमेंट जो की जाएगी वो 3 महीने बाद तुम्हें करनी है। मैंने यूसेंस बिल ड्रॉ किया, उसको ऑर्डर दिया यहां पर बायर को, इंपोर्टर को, कि 3 महीने बाद तुमने मुझे पेमेंट करनी है। तो इस 3 महीने के बीच में अब ग्रेस पीरियड भी ऐड होगा, प्लस यहां पर जो आपका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है वो भी ऐड होगा। तो यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट ये कहा गया है, जहां पर यूसेंस एक्सपोर्ट बिल है एंड फर्दर ड्यू डेट जो है वो फिक्स्ड है, वहां पर तो एनटीपी एप्लीकेबल होना ही नहीं है। ये चीज समझ गए? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, इट सेज बिल्स अंडर डॉक्यूमेंट्री पेमेंट एट साइट, यानी कि अगर साइट है एंड फर्दर एलसी के अंडर नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर मेरे पास बिल ड्रॉ किए गए हैं किसके अंडर? यहां पर साइट के अंडर ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन यानी कि साइट बिल ड्रॉ किया गया है, लेकिन यहां पर एलसी के अंडर नहीं ड्रॉ किया गया, यानी कि जो कंपोजिशन थी वो एलसी नहीं है, अदरवाइज वैसे ही बिल ड्रॉ किए गए हैं। एक चीज समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो भी फॉरेन की आपकी ट्रांजैक्शन हो, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होगी, वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एलसी के तहत होगी, बिना एलसी की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, और भी बहुत से मोड्स अवेलेबल है। तो यानी कि सिंपल सी चीज यहां पर याद रख लीजिए कि एक्सपोर्टर ने बिल ड्रॉ की है, लेकिन यहां पर एलसी का केस नहीं है, तो इसने बिल कौन सा ड्रॉ किया? इसने साइट बिल ड्रॉ किया है। तो बिल हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, साइट बिल होता है, यूसेंस बिल होता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं साइट बिल ड्रॉ किया है, एंड फर्दर जो बिल ड्रॉ किया गया है वो फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया गया। साइट बिल ड्रॉ किया है, फॉरेन करेंसी में बिल ड्रॉ किया है, तो उसके केस में जो एनटीपी होगा वो क्या होगा? 25 डेज का होगा। वो क्या होगा? 25 डेज का होगा। इतनी चीज ध्यान से समझ लीजिए। अगर यहां पर बिल ड्रॉ किए गए हैं, अगर यहां पर बिल ड्रॉ किए गए हैं लेकिन एलसी के अंडर ड्रॉ नहीं किए गए, अगर एलसी के अंडर ड्रॉ नहीं किए गए हैं, लेकिन यहां पर आपका बिल कौन सा है? साइट बिल है, एंड फर्दर फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया गया है, तो एनटीपी कितना होगा? 25 डेज का होगा। एनटीपी कितना होगा? 25 डेज का होगा। एंड फर्दर अगर आपके पास यहां पर जो बिल है वो एलसी के अंडर नहीं है, लेकिन रूपी में है, एंड साइट बिल है, तो यहां पर एनटीपी कितना होगा? 20 डेज का होगा, ठीक है। यानी कि साइट बिल है, एलसी के अंडर नहीं है, फॉरेन करेंसी में है, तो एनटीपी कितना है? 25 दिन का है। साइट बिल है, एलसी के अंडर नहीं है, इंडियन करेंसी में आईएनआर में ड्रॉ किया गया है, तो यहां पर एनटीपी कितना होगा? 20 डेज का होगा। यहां पर एनटीपी कितना होगा? 20 डेज का होगा। एंड फर्दर अगर एलसी के अंडर भी ड्रॉ किया गया, ध्यान से समझ लीजिए, अगर एलसी के अंडर भी ड्रॉ किया गया है एंड फर्दर फॉरेन करेंसी में है, तो भी एनटीपी कितना होगा? तो भी एनटीपी 25 दिन का ही होगा। तो भी एनटीपी 25 दिन का ही होगा। ओके, एंड फर्दर इट सेज बिल्स ड्रॉन इन रुपीज अंडर एलसी। तो अब तक तो हम बात कर रहे थे कि जब बिल्स जो ड्रा किए गए हैं वो यहां पर एलसी के अंडर ड्रॉ नहीं किए गए, उनके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग कि जो आपके बिल्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं यहां पर रूपी में, अंडर एलसी, रूपी में ड्रॉ किए गए हैं, अंडर एलसी ड्रॉ किए गए हैं, एंड फर्दर अगर उनकी नेगोशिएशन सेम सेंटर में, नेगोशिएशन सेम सेंटर का मतलब उनका जो रीजन है वो सेम है, एंड नेगोशिएशन बैंक भी यहां पर है, यानी कि रीइंबर्समेंट बैंक भी यहां पर है, एंड फर्दर जो आपका बैंक है, ठीक है, वो भी यहां पर है, यानी कि एक्सपोर्टर का जो बैंक हो गया, एक्सपोर्टर हो गया प्लस नेगोशिएशन बैंक हो गया, वो भी यहां पर है। उसके केस में एनटीपी कितना है? वो 3 दिन का है। एंड अगर यहां पर जो सेंटर है, नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो किसी और सेंटर में पड़ता है इंडिया में, तो वहां पर एनटीपी कितना है? 7 डेज का। लेकिन एक कंडीशन वो सेम ही है यहां पर कि रूपी में ड्रॉ किया गया। एंड देन इट इज रिगार्डिंग फॉर नेगोशिएशन आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर नेगोशिएशन की जानी है, लेकिन जो बिल ड्रॉ किया गया है वो एलसी में ड्रॉ किया गया, रूपी में ड्रॉ किया गया, तो उसके केस में एनटीपी कितना है? 20 दिन का है। उसके केस में एनटीपी कितना है? 20 दिन का ही है। इज इट क्लियर? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहां पर? क्योंकि ये पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फर्दर हम इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। इज इट क्लियर? एनटीपी का आपको समझ में आ गया कि एनटीपी होता क्या है, एंड फर्दर ये समझ में आ गया कि यूसेंस एक्सपोर्ट बिल की जब हम बात करते हैं, जहां पर ड्यू डेट फिक्स्ड है वहां पर एनटीपी एप्लीकेबल ही नहीं होता, वहां पर एनटीपी एप्लीकेबल ही नहीं होता। एंड फर्दर सभी फॉरेन करेंसी जो भी आपके बिल ड्रॉज है
जो भी आपके बिल ड्रॉ किए गए हैं फॉरेन करेंसी में, चाहे वो एलसी के अंडर है चाहे वो एलसी के अंडर नहीं है, एंड यूसेंस के केस में अगर वहां पर आपके पास यूसेंस के केस में आपके पास फिक्स डेट नहीं है, तो सभी केसेस में आपके पास फॉरेन करेंसी के केस में जो एनटीपी होगा वो 25 डेज का होगा। एंड जहां पर आपका बिल जो है वो साइट के अंडर है लेकिन एलसी नहीं है, यानी कि साइट बिल है लेकिन एलसी के अंडर नहीं है एंड रुपीज में ड्रॉ किया गया, वहां पर एनटीपी आपका 20 दिन का है। ठीक है, तो इसे आप बाद में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो यहां पर हिमांशु जी बार बार लिख रहे हैं रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन तो पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। आई विल बी रिप्लाइंग एट द एंड ऑफ द सेशन। इन बिटवीन अभी रिप्लाई नहीं करेंगे, बट आई विल बी रिप्लाइंग एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, सो इंटरेस्ट की फर्दर हम बात कर रहे हैं यहां पर। ओवर ड्यू इंटरेस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्सपोर्टर इफ पेमेंट नॉट रिसीव्ड विद इन द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। अब देखिए ये भी चीज है रिगार्डिंग कि अगर यहां पर एक्सपोर्टर ने यहां पर मान लीजिए साइट एलसी बिल दे दिया, साइट एलसी बिल दे दिया, फॉरेन करेंसी में है, तो हम जानते हैं कि इसका एनटीपी कितना है, फॉरेन करेंसी में है तो इसका एनटीपी कितना है, जल्दी से बता दीजिए कितना एनटीपी है। फॉरेन करेंसी का बिल है, साइट एलसी बिल है, तो कितना एनटीपी होगा 25 दिन का, 25 डेज का, 25 डेज का क्या है यहां पर हमारे पास एनटीपी है। अब इसके केस में बेसिकली क्या है कि अगर ये 25 दिन भी यहां पर निकल गए, अगर ये 25 दिन भी यहां पर निकल गए, तो उसके केस में अगर ओवरड्यू हो गया ना, क्योंकि आपने पहले जो इंटरेस्ट चार्ज किया, जो पॉइंट हमने ऊपर ये कवर किया था, उस चीज में हमने ये पढ़ी थी कि आपने एनटीपी पीरियड तक का जो भी इंटरेस्ट है आपने अपफ्रंट यहां पर चार्ज कर लिया, अपफ्रंट रिकवर कर लिया। लेकिन अगर यहां पर ओवरड्यू हो गया, ओवरड्यू का मतलब समझते हैं ना, यानी कि बिल की जब ड्यू डेट आ गई तो ड्यू डेट के बाद भी बिल को पे नहीं किया गया, तो उसके केस में 25 दिन से ज्यादा समय हो गया, तो उसके केस में आपको ओवरड्यू भी तो लेना पड़ेगा ना, ओवरड्यू इंटरेस्ट भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। ओवरड्यू इंटरेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो इफ रियलाइज्ड बिफोर द ड्यू डेट, इसके साथ ही क्या पॉइंट दिया गया है, अगर आपका समय से पहले रियलाइज हो जाता है, 25 दिन में मैक्सिमम रियलाइज होना था, रियलाइज हो गया 10 दिन में, रियलाइज हो गया 10 दिन के अंदर अंदर ही हो गया, तो उसके केस में जो मेरे पास अनएक्सपायर्ड पीरियड है ना, यानी कि 15 दिन का जो यहां पर मेरे पास अनएक्सपायर्ड पीरियड है, उसका इंटरेस्ट जो है मुझे वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, उसका मुझे जो इंटरेस्ट है वो रिफंड करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। दैट इज द रूल नंबर 2। जो थर्ड रूल है दैट इज रिगार्डिंग द इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। जो रूल 2 है वो था हमारा एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो रूल 3 है दैट इज रिगार्डिंग द इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। सो इट सेज रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। अब रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल के केस में बेसिकली होता क्या है, इंपोर्ट बिल को रिटायर करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो सभी आपके पास आ चुके हैं, यानी कि जो बैंक है उसके पास ये सभी डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, यहां पर इंपोर्टर है उसने ये सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए बैंक को कि मैंने बाहर किसी एक्सपोर्टर की पेमेंट करनी है, तो ये पेमेंट ड्यू डेट पर उसको करनी है, हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, अब आपने पेमेंट करनी है बाहर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करोगे, बाहर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है मुझे, तो उसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी को बाय करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी क्या करनी पड़ेगी, बाय करनी पड़ेगी, तभी फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर पाऊंगा। अब बाय किस रेट पर कर पाऊंगा, जिस रेट पर मार्केट मुझे बेचने को तैयार है, जिस रेट पर मार्केट फॉरेन करेंसी को बेचने के लिए तैयार है, उसी रेट पर मैं क्या कर पाऊंगा, यहां पर फॉरेन करेंसी को फर्दर रिमिट कर पाऊंगा, यही चीज होगी। तो यानी कि रेट जो एप्लीकेबल होगा वो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, वो सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। फर्दर ये तो है नहीं कि यहां पर जो पर्सन है वो साथ के साथ बेसिकली क्या करेगा, साथ के साथ उसे यहां पर बिल को रिटायर कर दिया जाएगा, उसमें कुछ समय भी लगेगा, तो उसके केस में यानी कि टीटी ट्रांजैक्शन तो नहीं होगी। इतनी चीज तो मुझे क्लियर है, इतनी चीजें मुझे क्लियर है कि टीटी ट्रांजैक्शन जो है यहां पर वो नहीं होगी। तो कौन सा रेट यहां पर एप्लीकेबल रहेगा, द रेट विल बी बिल सेलिंग रेट। एंड बिल सेलिंग रेट के बीच में आपको एप्लीकेबल, आपको पता होगा कि 2 रेट एप्लीकेबल रहते हैं, 2 तरह के एक्सचेंज मार्जिन एप्लीकेबल रहते हैं, अगर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे वीडियो में। दैट इज रिगार्डिंग कि एक तो आपके पास टीटी सेलिंग एक्सचेंज मार्जिन एप्लीकेबल रहता है, दूसरा आपके पास बिल्स सेलिंग एक्सचेंज मार्जिन एप्लीकेबल रहता है। दोनों की हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फर्दर उसकी डिटेल में मैं यहां पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पर यहां पर मेरा समझाने का पर्पज ये था कि यहां पर जो रेट एप्लीकेबल होगा जब रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल हम करते हैं, तो यहां पर रेट जो एप्लीकेबल होगा दैट वुड बी द प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट। प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट, प्रिवेलिंग मतलब जो उस टाइम पर चल रहा होगा, जो उस समय के लिए बिल के लिए रेट लागू होगा वो रेट वहां पर चलेगा। ठीक है, दैट इज द प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट वुड बी एप्लीकेबल। अब उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब एक चीज और यहां पर मैं आपको पिछले केस में भी बताना थोड़ा सा मेरा रह गया, दैट इज रिगार्डिंग कि जब भी हमने यहां पर
जब भी हमने यहां पर क्रिस्टलाइज करना है, चाहे आपके पास एक्सपोर्ट बिल है चाहे आपके पास इंपोर्ट बिल है, दोनों के केस में अगर आपने क्रिस्टलाइज करना ना तो बैंक को अपनी खुद की पॉलिसी बनानी पड़ती है, बैंक्स ऑन पॉलिसी। पहले क्या था, बैंक को कहा जाता था कि 30 दिन के बाद आपने क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है एक्सपोर्ट बिल के केस में। लेकिन अब क्या है, अब आपको यह कहा जाता है कि आपको अपनी पॉलिसी बनानी है, अपनी चीजों को देखना है, अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर पॉलिसी बनाएंगे जिसके हिसाब से आपको क्रिस्टलाइज करना है ट्रांजैक्शंस को, जिसके हिसाब से आपको क्रिस्टलाइज करना है ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, सो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में देख लेते हैं। अनपेड फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल्स ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट शैल बी क्रिस्टलाइज एज पर द बैंक पॉलिसी, यानी कि बैंक जो है अपनी पॉलिसी के हिसाब से यहां पर क्या करेगा, इंपोर्ट बिल को क्रिस्टलाइज करेगा। अब इंपोर्ट बिल क्रिस्टलाइज कर लेगा, यहां पर यह बात होगी क्लियर। ठीक है, फर्दर इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 4 दैट सेज क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज रिगार्डिंग द क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स। क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स से हमारा मतलब है कि कोई इनवर्ड रेमिटेंस है, आउटवर्ड रेमिटेंस है, हम उसके बारे में बात करें। सो फर्स्ट इट सेज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस मतलब आपके पास बाहर से पैसे आने हैं। अब बाहर से जब मेरे पास पैसे आते हैं तो किस तरह से आते हैं, ये तो है नहीं कि डायरेक्टली मेरे अपने अकाउंट में आ जाते हैं। अब आपको पता है ना, हम कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये बाहर का बैंक है जहां पर मेरा बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट जो है वो मेंटेन्ड है। अब यहां पर एक इंडियन बैंक है, यहां पर एक इंडियन डोमेस्टिक बैंक है, लेटर से एबीसी बैंक है, जिसका यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट मान लीजिए यूएसए कंट्री है तो यहां पर मेंटेन्ड है। जब यहां पर किसी पर्सन ने, मान लीजिए यूएसए के किसी पर्सन ने पर्सन एक्स को पैसे भेजने थे, तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी कि यहां पर पर्सन बी ने अगर पैसे भेजने थे तो पर्सन बी ने बैंक एबीसी का जो नोस्ट्रो अकाउंट है वहां पर पैसे डलवा दिए होंगे, एंड उसके तहत जो पैसे हैं यहां पर एबीसी के नोस्ट्रो अकाउंट में क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। ठीक है, अब बेसिकली पॉलिसी ये रहती है कि बैंक को कुछ एक अमाउंट तक, यानी कि अगर एबीसी जो है बैंक का अपना खुद का कस्टमर है, अगर एक्स जो है बैंक का एबीसी का अपना खुद का कस्टमर है, एंड फर्दर एक लिमिटेड अमाउंट तक जो यहां पर बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है, एक लिमिटेड अमाउंट तक जो बैंक के द्वारा यहां पर डिसाइड किया जाता है, वो बेसिकली क्या रहता है, उस अमाउंट को बैंक साथ के साथ कन्वर्ट कर देगा अगर पर्सन के द्वारा, कस्टमर के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है कि किस तरह से इस इनवर्ड रेमिटेंस के साथ डील करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, पहली चीज है कि यहां पर अकाउंट में आपके पास पैसे जो है वो यहां पर क्रेडिट हो चुके हैं, एंड फर्दर एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो यहां पर बैंक के द्वारा डिसाइड की जाएगी, उस पर्टिकुलर लिमिट तक अगर आपका अपना खुद का कस्टमर है, एंड फर्दर कस्टमर ने आपके साथ कोई भी यहां पर डिटेल्स जाहिर नहीं की है, कोई भी आपको यहां पर ऑर्डर नहीं दिया कि किस तरह से इस ट्रांजैक्शन के साथ डील करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, तो उसके केस में बैंक उस पर्टिकुलर लिमिट तक अगर अमाउंट है उसे साथ के साथ क्या कर देगा, कन्वर्ट कर सकता है। ये बैंक के हाथ में, ये बैंक के पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर करना चाहता है। मान लीजिए अगर बाहर से लिमिट ये तय की गई है, मान लीजिए 1 लाख की लिमिट तय की गई है, फर्ज कर लीजिए 1 लाख की लिमिट तय की गई है, अगर 1 लाख तक का अमाउंट यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट में आता है तो यहां पर एबीसी के ऊपर है कि अगर इसका अपना खुद का कस्टमर है, इसने कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी कि पैसे क्या करने हैं, इसने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं या फिर इसने बेसिकली क्या करना है कि कहीं और फॉरेन करेंसी को रिमिट करना है, इसके बारे में इसने कुछ बताया ही नहीं है, तो उसके केस में बैंक क्या करेगा, इस पर्टिकुलर अमाउंट जो यहां पर सेट किया होगा बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, यहां पर सिर्फ एजम्पशन ले रहे हैं हम, यहां पर जो भी अमाउंट यहां पर बैंक की सेटअप करेगा उस अमाउंट तक का अमाउंट जो है इसे साथ के साथ इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। लाइकवाइज यहां पर तो आईएनआर में नहीं आए होंगे ना, यहां पर तो जो बैलेंस क्रेडिट हुआ होगा वो यूएसडी में क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर रहती है। फर्दर अगर रेमिटेंस जो है वो ज्यादा अमाउंट की है, यानी कि जो पर्टिकुलर लिमिट आपने तय की थी उसके ज्यादा अमाउंट की है, तो वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगी ना, तो वहां पर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से या फिर एबीसी जो है यहां पर अपने कस्टमर को इंटीमेट करेगा, या फिर यहां पर बेनिफिशियरी से, ये बेसिकली क्या बेनिफिशियरी है ना, जिसके पास से पैसा पहुंचना है यहां पर, तो इसके कंसेंट लेगा या फिर इसको इंटीमेट करेगा, जिसके हिसाब से इसके जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए उसके साथ डील किया जाएगा। दैट इज अ क्लीन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रिगार्डिंग द क्लीन इंस्ट्रूमेंट। सो यहां पर एक एनटीपी का एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग कि मैक्सिमम जो यहां पर एनटीपी हो सकता है ना, मैक्सिमम जो एनटीपी हो सकता है, लाइकवाइज अगर किसी केस में बैंक जो है उसको ये सही लगता है कि एनटीपी जो है वो फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन है या फिर इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन है वो 25 डेज से ज्यादा होना चाहिए, वो 25 डेज से ज्यादा होना चाहिए, तो उसके केस में बैंक ऐसा कर सकता है, लेकिन बैंक को प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एंड मैक्सिमम जो एनटीपी हम कंसीडर कर सकते हैं, मैक्सिमम एनटीपी जो कंसीडर किया जा सकता है दैट कुड बी अप टू 90 डेज, वो 90 डेज तक का मैक्सिमम जो है यहां पर एनटीपी यहां पर कंसीडर किया जा सकता है। ओके, then it is regarding the
कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट, कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट, ये किस में आ रहा है, यहां पर रूल नंबर 4 में कवर हो रहा है। सो कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट में बेसिकली क्या है, यहां पर ऑथराइज जो पर्सन था उसके नोस्ट्रो अकाउंट में, यहां पर एन लिख रहा हूं, इसके नोस्ट्रो अकाउंट में तो यहां पर ऑलरेडी जो पैसा था वो क्रेडिट हो चुका है, इसके नोस्ट्रो अकाउंट में ऑलरेडी यहां पर पैसा जो है वो क्रेडिट हो चुका है। तो यहां पर ऑथराइज डीलर यानी कि बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पैसा इसके नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो, इसके पास ऑलरेडी रिसिप्ट हो चुकी है, तो इसको यहां पर इंटीमेट करना है रिसिप्ट के बारे में इन 2 वर्किंग डेज, यानी कि 2 वर्किंग डे के अंदर अंदर इसे इंटीमेट कर देना है यहां पर बेनिफिशियरी को कि आपके नाम से जो पैसा है हमारे पास रिसीव हो चुका है। ये नहीं है कि इसके नोस्ट्रो अकाउंट में रिसिप्ट पड़ी रहे, ऐसा नहीं है। उसके लिए रूल बनाया गया है कि यहां पर 2 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इंटीमेट कर देना है किसको, बेनिफिशियरी को। एंड फर्दर अगर आपके पास 2 दिन में आपने यहां पर बता दिया एंड आपके पास के आगे कोई इंस्ट्रक्शन आ गई, आपके पास क्या आ गई, कोई इंस्ट्रक्शन आ गई जो कि गाइडलाइंस के साथ क्या करती है, कंप्लाई करती है, एंड फर्दर इसके केस में क्या कर सकता है, यहां पर जो ऑथराइज डीलर है बेनिफिशियरी के अकाउंट में या तो पैसा ट्रांसफर कर देगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट में यहां पर पैसा ट्रांसफर कर सकता है अगर वो कंप्लाई करती है रूल के साथ, ठीक है। एंड फर्दर अगर कोई डिले रहता है, मान लीजिए यहां पर इसने इंस्ट्रक्शन भी दे दी लेकिन फिर भी ऑथराइज डीलर ने यहां पर जो पैसा था वो यहां पर डाला ही नहीं, फिर भी डिले कर दिया, 2 दिन से ज्यादा डिले हो गया, तो उसके केस में जो भी आपका सेविंग बैंक के ऊपर रेट चल रहा है उससे 2% ज्यादा की रेट पर आपको बेनिफिशियरी को कंपनसेट करना होगा, ठीक है। दैट इज रिगार्डिंग द कंपनसेशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। Further, it is regarding Rule 5 foreign exchange contracts. That is very very important. Foreign exchange contracts. So exchange contracts shall be for definite amount and periods. पहली चीज क्या है कि जो भी आप exchange contract करते हैं वो definite amount का होना चाहिए, definite period का होना चाहिए। Further, option period of delivery. जब हमने सबसे पहला फॉरेक्स का यूनिट किया था ना, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ऑप्शन के केस में ना, कि ऑप्शन के केस में हमारे पास क्या रहता है, मैक्सिमम जो आपके पास डिलीवरी का टाइम पीरियड हो सकता है वो 1 महीने का हो सकता है। इंडिया में मैक्सिमम जो डिलीवरी का टाइम है वो कितना हो सकता है, 1 महीने का ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि डेज को काउंट नहीं करते, हम 1 मंथ का लेकर चलते हैं। लाइकवाइज अगर 28 फेब को कोई यहां पर ऑप्शन जो है उसकी स्टार्ट डेट है, 28 फेब को स्टार्ट डेट है, तो 28 को बेसिकली मार्च को उसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। यानी कि एक्सपायरी डेट जो होगी, एंड डेट होगी वो 28 मार्च की होगी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ द डेट ऑफ डिलीवरी इज नॉट फिक्स्ड एंड इंडिकेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है, इंडिकेट नहीं की गई है, ऑप्शन पीरियड जो मैक्सिमम यहां पर रखा जा सकता है वो कस्टमर के डिस्क्रिशन के ऊपर रखा जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो डिलीवरी डेट है, ठीक है, ये आपके पास स्टार्ट डेट होती है, ये आपके पास स्टार्ट डेट होती है या फिर ऑप्शन डेट कह लीजिए, ऑर्डर डेट कह लीजिए, एंड ये आपके पास क्या है, डिलीवरी डेट है। तो डिलीवरी डेट की हम बात करें, डिलीवरी डेट जो है वो यहां पर 1 महीने से ज्यादा समय के बीच में नहीं हो सकती, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ही ये डिलीवरी डेट जो है वो हो सकती है। इट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द 1 मंथ। देन इट सेज इफ द लास्ट डे ऑफ द डिलीवरी ऑप्शन इज नॉन हॉलीडे, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर एंड नॉन हॉलीडे है तो उसके केस में जो लास्ट डेट होगी डिलीवरी की, दैट वुड बी द प्रीसीडिंग डे। यानी कि अगर 28 मार्च को मान लीजिए ऑफिशियल छुट्टी है, नॉन हॉलीडे है, 3 दिन वर्किंग डे से पहले ही आपको पता चल गया है, तो उसके केस में जो यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी होगी वो 27 मार्च को होगी। एंड अगर अननोन हॉलीडे है, अगर क्या है, अननोन हॉलीडे है, सडन हॉलीडे है, सडन डिक्लेयर हॉलीडे है, तो उसके केस में जो डिलीवरी होगी दैट वुड बी ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स परमिटिंग ऑप्शन ऑफ डिलीवरी मस्ट स्टेट द फर्स्ट एंड लास्ट डेट्स ऑफ डिलीवरी। तो जो भी आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें यहां पर ऑप्शन दी गई है डिलीवरी की, तो उसके केस में क्या रहेगा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डेट को स्टेट करना कंपल्सरी है। देन इट सेज इन ऑल फॉरवर्ड मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट्स the merchant whether a buyer or seller will have the option of the delivery। तो यहां पर जितने भी आपके पास फॉरवर्ड मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, कोई भी आपके पास फॉरवर्ड मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे उसमें मर्चेंट जो है वो एज अ बायर एक्ट कर रहा है, चाहे मर्चेंट जो है वो एज अ सेलर एक्ट कर रहा है, उसके पास ऑप्शन ऑफ डिलीवरी होगी, उसके पास ऑप्शन ऑफ डिलीवरी होगी। एंड जो भी एक्सचेंज रेट कॉट किए जाएंगे वो डायरेक्ट टर्म्स में कॉट किए जाएंगे। जैसे हम क्या लिखते हैं कि आपके पास जो फॉरेन करेंसी है उसका यूनिट सेम रहेगा, फॉरेन करेंसी का यूनिट सेम रहेगा, ठीक है, वो 100 या फिर 1 हो सकता है। लाइकवाइज जेपीवाई के केस में हम 100 यूनिट्स का कहते हैं, यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। इसके लिए यहां पर आईएनआर को डिफाइन करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो रेट कॉट करना है, डायरेक्ट रेट कॉट करना है। देन इट इज रिगार्डिंग द राउंडिंग ऑफ रूपी इक्विवेलेंट ऑफ फॉरेन करेंसी।
जो सेटलमेंट होगी सभी मर्चेंट ट्रांजैक्शंस की, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी आपकी सेटलमेंट्स होंगी मे बी अफेक्टेड बाय राउंडिंग ऑफ रूपी अमाउंट। या तो आप जो रूपी अमाउंट है उससे क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, या फिर जो एक्चुअल पैसे बनते हैं उसमें आप उस ट्रांजैक्शन को करेंगे एज पर द बैंक्स ऑन पॉलिसी, जो भी बैंक की अपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से। ओके, सो यहीं पर इस वीडियो को कर देते हैं हम खत्म। जो बाकी जो रूल रह गए हैं 6, 7, 8 उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड साथ के साथ जो हमारे पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, एडीआर, जीडीआर है, फर्दर जो टॉपिक्स हमको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो दैट वुड बी रिगार्डिंग टुडे वीडियो फ्रेंड्स।